ये देश को तोड़ने वाला कानून है। न सिर्फ ये कानून मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा खतरा है, ये पूरे देश के लिए खतरा है। ट्राइबल्स के नाम पर ट्राइबल्स को धोखा है कि ये कानून के पीछे एक तो कम्युनल एजेंडा है, दूसरा कॉर्पोरेट एजेंडा है। कश्मीर को भी इन लोगों ने सिर्फ 370 ऐसे नहीं हटाई है। जो ये 48 संशोधन ये लोग लेकर आए हैं, ये संविधान की रूह के खिलाफ है। तो ये तमाम आज़ादियों को छीनता है। उसी को लेकर हम लोग पूरे इंडिया में जागरूक कर रहे हैं लोगों कि ये जो गवर्नमेंट है ये देश के लिए काम नहीं कर रही है। दूसरा जो अदालत में है, अदालत में कई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया भी गई है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी गई है, और हमारे कश्मीर में आकर जो इन लोगों ने मुसलमानों की ये डिमांड थी कि वो जिन्होंने किया है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आपको कहना होगा कि ये ज्योति मल्होत्रा टेररिस्ट है। MIM चाहे तो हो सकता है, हमारे चाहने से सिर्फ थोड़ी होगा। अभी प्रकाश अंबेडकर साहब हमारे साथ तो बिहार में एलाए थे। तुम यहाँ मुस्लिम्स का वोट लेकर मुसलमानों के साथ जिस तरह से आप मुनाफिकत करते हैं या उनके साथ गद्दारी करते हैं, तो हमने एक ही दिन में बिहार में और शाम को जो है आंध्रा के अंदर और फिर हमने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को उस वक्त भी खुले तौर पर साथ दिया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ में हम लोग शाना बाशाना उनके हुक्म की मतलब जो है ताबे रहकर इस वक्फ अमेंडमेंट बिल से लेकर एक्ट तक के खिलाफ खड़े रहेंगे। अब तक में कई काले कानून चल रहे हैं, उसमें जो देश का जो हमारी एक जिसको हम गंगा जमनी तहजीब बोलते हैं, या हमारी एक इंडिया की एक आइडियोलॉजी है जिसको हम आइडिया ऑफ इंडिया बोलते हैं। आइडिया ऑफ इंडिया में जो हमारे बुजुर्गों ने इसको आज़ाद कराने के वक्त में जो शहादतें दी, भगत सिंह ने या अशफाक उल्लाह खान साहब ने इसलिए शहादत नहीं दी थी कि ये दिन नजर आएंगे। ये सरासर देश में देश विरोधी कानून है। बाकायदा कानूनी तौर मतलब जो है कानूनी तौर पर एक गैर कानूनी कानून लेकर आए हैं, जिसको ये कानून बोल रहे हैं। ये देश को तोड़ने वाला कानून है। और इसमें जो आइडिया ऑफ इंडिया, दो आइडिया ऑफ इंडिया थे आजादी के वक्त में। एक RSS का आइडिया ऑफ इंडिया था और एक जो महात्मा गांधी, अबुल कलाम आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों का जो चंद्रशेखर आजाद, इनका एक आइडिया था। उसमें जो फांसीवादी आइडिया है, वो आइडिया को ये लोग आज एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और न सिर्फ ये कानून मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा खतरा है, ये पूरे देश के लिए खतरा है। लोग नहीं समझ पा रहे हैं इसको। ट्राइबल्स के नाम पर ट्राइबल्स को धोखा है। इवन जो हमारे बाकी के जितने भी माइनॉरिटीज हैं, बुद्धिस्ट हैं, क्रिश्चियंस हैं, हमारे सिख भाई हैं, इन सब के लिए, इवन जैनियों के लिए भी ये बहुत बड़ा खतरा है। और वर्शिप एक्ट 1991 को बजाय अमल में लाने के ये खुली तौर पर जो अडानी अंबानी के लिए काम कर रहे थे, ये जमीन को मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि ये कानून के पीछे एक तो कम्युनल एजेंडा है, दूसरा कॉर्पोरेट एजेंडा है। जिस तरह से इन्होंने प्लेटफॉर्म बेचे हैं, एयर इंडिया बेची है, आपको मालूम होगा एयरपोर्ट बेचे हैं, खेल मैदान बेचे हैं, उसी तरह से इनकी नजरें हैं। कश्मीर को भी इन लोगों ने सिर्फ 370 ऐसे नहीं हटाई है, उसमें भी उनको अपनी एक पूंजीवाद को उसमें एग्जीक्यूट करना था। उसी तरह से ये भी एक एग्जीक्यूशन पूंजीवाद की तरफ की जो जमीनें हैं मुसलमानों की, उन पर कब्जा करके गैर कानूनी तरीके से ये काम करने जा रहे हैं। इसलिए हमारा दौरे का एक खास मकसद, जो अभी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जिस तरह से अभी ये मुहिम को पूरे इंडिया के लिए चलाया है, और इस मुहिम में जो इन लोगों ने 48 इसके अंदर जो ये संशोधन के नाम पर जो बहुत ही एक गैर कानूनी तरीके पर, और सिर्फ जो ये 48 संशोधन ये लोग लेकर आए हैं, ये संविधान की रूह के खिलाफ है। प्रस्तावना से लेकर आप अगर आर्टिकल 14 से लेकर 28-29 तक आप देखेंगे तो ये तमाम आजादियों को छीनता है। ये इंडिविजुअल जो एक इंसान की आजादी है, साथ साथ जो समानता है, धर्म की स्वतंत्रता है, ये तीनों पर फुल अटैक करता है। पूरा वायलेट है कॉन्स्टिट्यूशन का।
इसलिए इसकी मुखालफत न सिर्फ मुसलमानों को बल्कि तमाम देशवासियों को करनी चाहिए, और उसी को लेकर हम लोग पूरे इंडिया में जागरूक कर रहे हैं लोगों को। अभी तो अदालत में मामला चल रहा है, क्या अदालत पे आपको यकीन नहीं है इंसाफ मिलेगा करके? अभी रास्ते पर उतरे हैं, आंदोलन चल रहे हैं, जलसे चल रहे हैं पूरे देश में। अदालत के फैसले का आने का इंतजार नहीं कर सकते। दो बातें हैं। नंबर एक, लोगों में ये जो आप देख रहे हैं कि आम राय बन चुकी है कि ये जो फासिस्ट गवर्नमेंट है एक एजेंडा लेके उसको पार्लियामेंट में पास करा के कभी कभी कैबिनेट को ही वो पार्लियामेंट पर थोप देती है, फिर भी ये लोग ऐसा ही करते चले जाएंगे। तो एक जागरूकता तो ये है कि ये जो गवर्नमेंट है ये देश के लिए काम नहीं कर रही है, ये बताना मकसद है, और आइंदा फिर इस तरह की हरकत ना करे, इसके लिए तमाम लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। दूसरा, जो अदालत में है, अदालत में कई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया भी गई है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी गई है, और दीगर जो हमारी मिली तंजीमें हैं वो सब भी गई हैं। हम लोग भी उसके अंदर वन ऑफ द पिटिशनर हैं, और एक्ट के फौरन बाद फर्स्ट सेकंड पिटिशन में हमारी एक है। अभी भी मैं सुप्रीम कोर्ट में जो सेकंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जस्टिस गवई, तब भी मैं मौजूद था, और जो उस पर बहस चल रही है वो भी एक चीज है। तो एक तरफ कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, दूसरी एक जमहूरी लड़ाई भी जरूरी है। ये देश जमहूरी मुल्क है, ये देश तानाशाह से एक फरमान दे दें मोदी जी और उसके बाद आप चुप बैठ जाएं, तो हम लोग लोकतंत्र के खिलाफ हैं, हम ये मानते हैं, संविधान के खिलाफ हैं, और ये जो कानून लाए हैं वो संविधान के भी खिलाफ है और लोकतंत्र के भी खिलाफ है। इसलिए जरूरी है एहतजाज करना। सिंदूर ऑपरेशन जो है हमारे भारतीय सैनिकों ने जो सक्सेस किया है, तो आपकी पार्टी क्या सोचती है इसके बारे में? देखिए, जिन्होंने ये खतरनाक जो कृत्य किया है, जो टेरर फैलाकर जो कश्मीर में, हमारे कश्मीर में आकर जो इन लोगों ने इतनी खतरनाक हरकत की है और बेगुनाह लोगों को जो वहां पर नरसंहार किया है, उसकी खुली मजम्मत करते हैं कि वो जो हुआ है वो बिल्कुल गलत हुआ है। और उसी वक्त हमारी डिमांड भी थी, न सिर्फ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की, तमाम कश्मीरियों की डिमांड थी, तमाम मुसलमानों की ये डिमांड थी कि वो जिन्होंने किया है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ये ऑपरेशन सिंदूर तो हम सुन रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने ये काम किया है वो लोगों को सजा मिली नहीं मिली, क्या उस जो अटैक किया है उसमें वो लोग मरे या नहीं मरे जिन्होंने किया है। तो बाकी जो ये इंटरनेशनल पॉलिसी है, इसको सही तौर पर तो जो हमारा जो इंटरनेशनल पॉलिसी के मुताबिक होना चाहिए वो लोग कर रहे हैं, उसमें हम लोग इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल बना हुआ है, और वो एकदम नहीं बना हुआ है, वो पुलवामा से लेके, पुरी से लेके अभी पहलगाम तक बना हुआ है। ये जरूर सभी के सवाल हैं कि अभी अब जब बिहार के इलेक्शंस आ रहे हैं, उसी वक्त में ये जो चीजें हैं, 2000 लोग वहां सेनानी, वहां पर आर्मी की कोई कमी नहीं है, लाखों में वहां आर्मी है, हर 2 घर पर एक सैनिक वहां पर रहता है। लेकिन जिस एरिया में जो वो वैली के अंदर 2000 लोग, और यहां तक भी आया है जो इंडियन एक्सप्रेस या टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अंदर कि कुछ जजेस जिन्होंने आरएसएस के खिलाफ फैसले भी दिए हैं, वो भी एक दिन पहले या चंद घंटों पहले वहां से गए हैं। इस वक्त समझ में नहीं आ रहा है। फिर जो लोगों को टारगेट किया है वो डिफेंस के और कोई ना कोई हमारे सर्विस मैन भी हैं उसके अंदर, जो ज्यादा से ज्यादा उसमें टारगेटेड हुए हैं। तो ये क्या कॉन्स्पिरेसी है, इसकी भी जांच होनी चाहिए, ये भी जांच होनी चाहिए, ये जांच का विषय है। और हर शहरी ऐसी डिमांड कर सकता है कि आप क्लियरिटी दीजिए हमें। अभी तक भी पुलवामा के जो शहीद हैं, उन शहीदों का भी अभी तक हमको जो है कुछ भी हमारे सामने खुलासा नहीं हुआ है, उस जांच को अभी तक भी नहीं बाहर लेकर आए हैं। ऐसे अगर अटैक होते रहेंगे और वो जांच सामने नहीं आएगी तो इसमें क्या खेल होगा बोल नहीं सकते हैं। एक महिला यूट्यूबर है मल्होत्रा, ज्योति मल्होत्रा के लिए जो हेरगिरी करती जो अभी अरेस्ट है, तो क्या लगता है आपको ये हेरगिरी जो कर रहे हैं अपने मुल्क में एजेंट? हाँ, ऐसे एजेंट पहले भी आपको मालूम होगा, बजरंग दल के लोग भी मध्य प्रदेश में और अलग अलग
स्टेट्स के अंदर मिले हैं, जो धार्मिक तौर पर जो है यहाँ पर हिंदू धर्म से आते हैं। हालांकि मैं बिल्कुल भी इस बात को नहीं मानता हूं, ना मैं इसको सपोर्ट करता हूं कि किसी भी व्यक्ति को धर्म या जाति से जोड़ना है। आतंकवादी का कोई धर्म या जाति नहीं होती है। जब ज्योति मल्होत्रा की बात हो रही है तो वो मल्होत्रा फैमिली को उसमें आप टारगेट नहीं कर सकते, या जो ज्योति मल्होत्रा किसी धर्म से संबंध रखती है तो आप उसको टारगेट नहीं कर सकते। आपको कहना होगा कि ये ज्योति मल्होत्रा टेररिस्ट है, ये जो है जो गद्दार है या देशद्रोही है, उनको कहना होगा। ये हमारी हमेशा बात रही है, पॉलिसी रही है कि जो व्यक्ति ऐसे घिनौने काम करता है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और देश को समझना चाहिए कि आतंकवाद का मुद्दा किसी मजहब से नहीं जुड़ा हुआ है, आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है। और जो देश में ये काम करने के बाद अगर आप देखते हैं, वो लोग चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम के फसाद हो जाएं, और यहाँ के तमाम मुसलमानों ने नेक्स्ट डे जुमा था, जुमे के अंदर मस्जिदों के बाहर प्रोटेस्ट किया। तमाम मुसलमानों ने, आप देखिए जामा मस्जिद से लेकर काली पट्टियां बांधकर नमाजें पढ़ी हैं, उनके साथ खड़े हो गए पाकिस्तान के खिलाफ, या वहां पर जो जिन लोगों ने आतंकवाद फैलाया है उन आतंकवादियों के खिलाफ। न सिर्फ पूरे इंडिया में, खुद कश्मीर के अंदर आप देखिए मस्जिदों से ऐलान हुए हैं उनके खिलाफ। तो साथ ही साथ ये भी मैं कहना चाहता हूं तमाम भारतीयों से, आप भी के माध्यम से, कि जब एक अटैक बाहर से आके लोगों ने किया है, इसी तरह के आतंकवादी जब पहलू खान पर हमला करते हैं, इसी तरह के आतंकवादी मजहब देखकर लिंचिंग करते हैं, जो पूरे भारतवर्ष में हो रहा है और अभी तक भी हो रहा है टिल नाउ। तो उन आतंकवादियों के खिलाफ भी तमाम हमारे उन हिंदू भाइयों को, सिख भाइयों को मैदान में आना चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ। और ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ जो नाथूराम गोडसे का मंदिर बनाते हैं, ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ जो वहां पर जंतर मंतर पर संविधान की प्रतियां जलाते हैं। तो पहचानना चाहिए कि ये जो हमें हिंदू मुस्लिम के एजेंडे में, सांप्रदायिकता के एजेंडे में लेके जा रहे हैं, इससे निकलकर जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य शिक्षा, जो हमारे मेन मुद्दे हैं, उस पर इस सरकार को हम लोग घेरें, उस पर हम पूछें कि बेरोजगारी का ये आलम क्यों है, भुखमरी का आलम ये क्यों है। यहां पर हमारी जो स्थिति है कि हम लोग आसपास के जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं उनसे भी पीछे हैं। मल न्यूट्रिशन में हमारे बच्चे कुपोषित में जो मर रहे हैं, उसके बारे में हमें पूछना चाहिए। महाराष्ट्र में एसडीपीआई का जो यूनिक काम कर रहा है ग्राउंड लेवल पर, अभी चंद महीनों में यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं स्थानीय स्वराज्य संस्था के, महानगर पालिका, नगर पालिका हो, तो क्या है इसमें एसडीपीआई का प्लान क्या है? एसडीपीआई पूरी तरह से जितने भी लोकल बॉडी इलेक्शंस हैं उसके अंदर एक बोलते हैं ताल ठोकेगी, दम के साथ इलेक्शन लड़ेगी। किसी के साथ ताल ठोकेंगे या अकेले ताल ठोकेंगे? हम हमेशा जो भी यहाँ सेक्युलर पार्टीज हैं, जो भी इस फासीवाद के अलावा पार्टीज हैं, उनके साथ अलायंस के लिए हमेशा रेडी रहे। और अलग अलग स्टेट्स में कई अलायंस हुए हैं हमारे। एमआईएम भी यहाँ पर मजबूत है, क्या उनके साथ अलायंस हो सकता है? एमआईएम चाहे तो हो सकता है, हमारे चाहने से सिर्फ थोड़ी होगा, दोनों चाहना पड़ता है ना, मोहब्बत एक तरफा थोड़ी होती है। क्या आपका राब्ता होने वाला है उनसे, कांटेक्ट करने वाले हैं? हम तो हमेशा राब्ते में रहते हैं, क्योंकि आपने खुद इसको देखा होगा कि हमारे लोग ग्राउंड में रहते हैं, हमारी मोहब्बत ग्राउंड से रहती है सबसे। अब वो ऊपर वालों को सोचना है। तो महाराष्ट्र की बॉडी उनसे बातचीत करेगी कुछ ड्यूटी के लिए? हमारे हर एक इंडिया में स्टेट्स को इतनी आजादी होती है कि वहां की सिचुएशन के मुताबिक किन किन से अलायंस करना है, किन किन से बात करना है। नॉट ओनली एमआईएम, कोई भी जो भी अगर खुद कांग्रेस चाहती है या एनसीपी चाहती है। अभी प्रकाश अंबेडकर साहब हमारे साथ तो बिहार में एलाई थे, पप्पू यादव हमारे एलाई थे, चंद्रशेखर रावण हमारे साथ एलाई थे। तो अलायंस में हमारे और स्टेट्स में भी हुआ है। इस स्टेट में भी जो भी अगर रीजनल पार्टीज साथ मिलकर लड़ना चाहती है, हम कभी भी पीछे नहीं हटते, साथ मिलकर लड़ने में विश्वास रखते हैं। आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कई महीनों से जो जेल के अंदर बंद है, तो क्या इसके लिए कुछ पार्टी जद्दोजहद नहीं कर रही, वकील वगैरह लगा के जमानत के लिए? और जद्दोजहद तो हम लोगों ने मैदान में भी दिखाई कि जो पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत जिस तरह से तमाम लोगों को आप देख रहे हैं लगातार, चाहे वो केजरीवाल हो या शिबू सोरेन हो या इससे पहले पी चिदम्बरम हो या राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सभी को टारगेट किया गया है। और ईडी के बारे में आप देख लीजिए
हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा गया, इतनी बड़ी बात कह दी कि आपकी ईडी को ऐसा कितना अनकंट्रोल छोड़ेंगे। ईडी को जितने उसमें आप देखते हैं जो कन्विक्शन है 10%, मेरे ख्याल 195 में सिर्फ 2 उसमें कन्विक्शन है, पूरे फॉल्स है। तो एक नंबर एक तो ये कि ईडी जो है ये फर्जीवाड़ा किया है। जिस तरह से तमिलनाडु के अंदर वहां पर उनको कुछ दाल नहीं गल रही है, तो वहां की जो ये नगर पालिका नगर निगम के जो वहां पे ऑफिसेस के अंदर उन्होंने रेड करने की कोशिश की है। यहां तक कि ये जो मोबाइल हैं उनकी क्लोनिंग करने की कोशिश की है, उस पर अभी रोक लगा दी है, थ्रेट आ गई है। उसी तरह से जब पूरे इंडिया के अंदर वक्फ अमेंडमेंट बिल आने के वक्त में पूरे इंडिया में हमने उसकी प्रतियां जलाई, उसके खिलाफ हम लोगों ने मोर्चे खोले और बिल के वक्त ही हम लोगों ने पूरे इंडिया में बड़े बड़े पब्लिक प्रोग्राम किए और उन लोगों को भी समझाया जो सावरकर की थीम पर चल रहे हैं, नीतीश कुमार जैसे लोग, कि मतलब तुम यहां मुस्लिम्स का वोट लेकर मुसलमानों के साथ जिस तरह से आप मुनाफिकत करते हैं या उनके साथ गद्दारी करते हैं। तो हमने एक ही दिन में बिहार में और शाम को जो है आंध्रा के अंदर एक बड़े पब्लिक प्रोग्राम किए। तो जो ये इतना बड़ा अवामी सपोर्ट देखकर घबरा गई सरकार और उनको ये लगा कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जिसने ताल ठोकी है, ये इस बिल के वक्त ही हमको बिल भी पास करने के लिए जंतर मंतर पर पूरा धरना देकर बैठ जाएंगे, मुश्किल हो जाएगी। और फिर हमने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को उस वक्त भी खुले तौर पर साथ दिया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ में हम लोग शाना बाशाना उनके हुक्म की मतलब जो है ताबे रहकर इस वक्फ अमेंडमेंट बिल से लेकर एक्ट तक के खिलाफ खड़े रहेंगे। तो बोलने का मकसद यह है कि एक पॉलिटिकल वेंडेटा है। सरकार घबराकर जो उन्होंने काला कानून लेकर आई है, उसकी वजह से उनको जब वो जंतर मंतर पर आने वाले जो प्रोटेस्ट में वो शामिल होने के लिए आए थे, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अनाउंस किया था, उस वक्त में उनको फ्लाइट से ही दिल्ली के अंदर अरेस्ट किया। और हमारी जो है पूरी तरह से कोर्ट के अंदर उनको ये पूरी उम्मीद है हमें वो जल्द से जल्द रिहा हो जाएंगे, क्योंकि वो एक तरह से फैक्ट उन्होंने जो अरेस्टिंग किया। इल्जामात आप देखिए 6 महीने पहले उनसे पूछ चुके हैं कि आप जो है ये क्या आप इसके बारे में आपके पास में कुछ ये पैसा वगैरह के बारे में, और ये 6 महीने पहले पूछताछ खत्म हो चुकी है, बल्कि 4 दिन पूरा कॉपरेट किया है। अचानक 6 महीने बाद आप बात करने आते हैं, तो वो सब फैक है जो भी बात कर रहे हैं। सनराइज मिलेट्स, सेहतमंद जिंदगी का खजाना। अब दौरान अनाज से होगा हर बीमारी का इलाज। दौरान अनाज का इस्तेमाल करें और डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, मोटापा, थायराइड, पाइल्स, कैंसर जैसी बीमारियों को कहे अलविदा। मिलेट्स मिलने का पता है चिश्तिया कॉलोनी, औरंगाबाद। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें।